खंजर भूल गए। नहीं नहीं, छोटे भाई हैं, उस पर क्या बोलना है। अपना अपना राजनीति करते हैं, करते रहे। जिन खंजर भोंकने वाले लोग हैं, नरसंहार कराने वाले लोग हैं, जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उसी से जाके सत्ता के लिए गलबहियां किए हैं। जनता पूछेगी इनसे कि वही जंगल राज वाले जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, उस गुंडा राज वाले से क्यों गला मिला, क्यों छोड़कर भागा था। ये अवसरवादिता की राजनीति को बिहार की जनता और खास करके युवा नौजवान सबक सिखाने का यही अवसर है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। चर्चा एक बार फिर से बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरह से एक बड़ा खेल करते हुए नजर आए बीते कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद से देखा गया कि तमाम छोटे छोटे सहयोगी दलों के नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। यहाँ पर साफ तौर पर कयास अटकलें ये तेज हो गई कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान उन्हें पूरी तरीके से स्वीकार कर पाएंगे या फिर नहीं। चिराग पासवान ने उन्हें स्वीकार भी किया और आज देखा जाए तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से उनकी पार्टी आ गई है। लेकिन इसमें यह देखा गया जिन तलखियों को खत्म करने में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों का साथ भी कहीं ना कहीं छोड़ती हुई नजर आई। जैसे कि बात कर ली जाए विकासशील इंसान पार्टी के बारे में, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जो महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, और उनके महागठबंधन में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, राजद ने 3 लोकसभा सीटें उन्हें दे रखी हैं, और अब मुकेश सहनी के बदले बदले तेवर नजर आ रहे हैं। तो इस बीच एक बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है, क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से पलटी मारते हुए देखे जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मुकेश सहनी के बारे में आप बात करें, जाहिर बात है। और मुकेश सहनी 2019 में भी महागठबंधन के साथ ही थे, ऐसा नहीं था कि बीजेपी के साथ थे। उस समय भी 3 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और तीनों ही सीटें उन्होंने गंवाई थी। अब जबकि 2024 की हम बात करें तो देखिए, ये खबरें लगातार सुर्खियों में थी कि मुकेश सहनी जो हैं वो एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं, एनडीए में जाने वाले हैं। बीजेपी के साथ में उनकी बातचीत भी चल रही थी और यहाँ तक खबर थी कि 1-2 सीटें बीजेपी उनको दे सकती है। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा होता है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र होता है, उसमें मांझी का जिक्र होता है, उसमें चिराग पासवान का जिक्र होता है, जेडीयू का जिक्र होता है, और बीजेपी की सीटें तो खैर जो सबसे अधिक थी वो थी। तो ऐसे में यही कहा गया कि बीजेपी ने मुकेश सहनी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी तवज्जो उनको नहीं दी। क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने वीआईपी पार्टी के जो 3-4 विधायक थे वो अपनी पार्टी में मिला लिए, और यहीं से लगातार जो मुकेश सहनी है बीजेपी से खफा नजर आ रहे थे। और ये समझने का मौका मिल रहा था कि क्या 2024 में बीजेपी उनको अपने साथ लाकर जो तलखी दोनों के बीच में नजर आ रही है, क्या उसको ख़त्म करने का प्रयास करे। लेकिन आखिर में जो रिजल्ट आया, परिणाम सामने आया, उसमें मुकेश सहनी कहीं नहीं थे। तब से ये कयास लगने लग गए कि भाई अब मुकेश सहनी के पास कोई चारा नहीं है, कोई भी उनके पास ऐसा उपाय नहीं है जिससे वो लोकसभा चुनाव में खुद के लिए मजबूती से उतर सके। क्योंकि खुद के बूते उतरने का मतलब ये था कि जो वोट बैंक उनका है, जो मत प्रतिशत है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि लोकसभा में उनको सीटें दिला सके। यही वजह थी कि तमाम तरह की बातचीत के बाद वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, और वो जो आरजेडी जिनके पास 26 सीटें हैं उनको 3 सीटें देने पर राजी हो जाती है। अब कई लोग यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि क्या मुकेश सहनी वाकई इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, या ये सिर्फ मजबूरी का सौदा है, जैसे इलेक्शन निकलेगा वो फिर एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रांची, इसके बाद आप देखिए कि बिहार विधानसभा के लिए एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिहार विधानसभा के लिए जो रणनीति है वो अभी से बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो नतीजे होंगे, जो परिणाम होगा, वो बहुत कुछ जो डिसाइड करने वाला है कि 2025 में आखिर किस तरह की राजनीति बिहार के कह सकते हैं राज्यों में नजर आने वाली है, बिहार में नजर आने वाली है, और उसमें बीजेपी की कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है, उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होने वाली है, और जो अभी सबसे बड़ा दल है आरजेडी, उसका किस तरह का रोल इस पूरे के पूरे कह सकते हैं विधानसभा चुनाव जो 2025 के उसमें नजर आने वाला। तो फिलहाल अब यही कहा जा सकता है प्रांशी कि भले ही जो मुकेश सहनी को बीजेपी ने इग्नोर किया हो, लेकिन क्या
जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं क्या उसमें उनको अपने साथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो ये मानकर चलिए, क्योंकि उनको कहा जाता है सन ऑफ मल्ला, वो एक तरीके से एक अच्छा खासा वोट बैंक साधते हैं और यहाँ पर अगर बीजेपी के खेमे में आते हैं तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी की स्थिति मजबूत होने की आपने बात रखी है, लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी की ही बात कर ली जाए तो बीजेपी में नेताओं के सुर बदले बदले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बयान सुना देते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से जब राजद के बारे में सवाल पूछे गए, लालू यादव को लेकर सवाल पूछे गए, जब उनसे मुकेश सहनी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जांच वगैरह कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इस पर अपना कॉन्ग्रेस ले, लोगों ने आवेदन दिए हैं, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की सर जो मतलब ये कि अरे तो लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। मुकेश सहनी को फिर से खंजर याद आने लगा है, आपका जो सीने में मार किया है, पीठ में खंजर भूल गए। नहीं, छोटे भाई हैं, उस पर क्या बोलना है, अपना अपना राजनीति करते हैं, करते रहे। कोई फायदा सर? स्टालिन बोले हैं कि कुछ फायदा होगा बीजेपी बकवास करती है, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं, हमारे पास कई मजबूत नेता हैं। नहीं तो अच्छा है ना, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फर्क यही है, कोई भी इंडी गठबंधन के लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। सम्राट चौधरी उन्हें छोटा भाई बताते हुए नजर आए, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठते हैं, क्या सम्राट चौधरी पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुकेश सहनी उनके साथ आ जाएं? क्या यहाँ पर कोशिशें की जा सकती हैं बीजेपी की तरफ से? लोकसभा चुनाव तो काफी नजदीक है, तो अभी यहाँ पर संभावनाएं कम नजर आ रही हैं उनके वापस लौटने की, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी कोशिश यहाँ पर की जा सकती है? देखिए, चुनावों से आने से पहले लगातार इस तरह की जो संभावनाएं हैं, जो तोड़ फोड़ है, एक दूसरे की पार्टियों में आना जाना है, एक दूसरे के दलों में आना जाना है, वो शुरू हो जाता है। और देखिए, इन चुनावों में अगर देखा जाए तो ये देखने को मिला है, लगातार देखने को ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत से ये कहा गया कि बीजेपी को मुश्किल होगा बिहार में अपने जो सहयोगी दल हैं उनको संभालना। पशुपति पारस नाराज़ थे, आपने देखा कि मांझी भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे, लेकिन बीजेपी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकता हूँ कि उनकी जो कार्यशैली है वो नज़र आती है कि किसी भी तरह से वो अपने नाराज़ लोगों को मना लेते हैं। और देखिए, पशुपति पारस ने तो इस्तीफा तक दे दिया, अब वो कह रहे हैं नहीं, मुझे 40 की 40 सीटें बीजेपी को जितानी है। तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी लोगों को साथ लेकर चलने का जो उनका तरीका है, जो उनका कह सकते हैं कि अंदाज है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लोग उनके पास से फिर नहीं जाना चाहते, बल्कि जो रूठ जाते हैं वो भी मान जाते हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इनके जो कह सकते हैं माने हुए लोग जो होते हैं वो भी रूठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जयंत चौधरी अलग हो जाते हैं, ओपी राजभर अलग हो जाते हैं, तमाम जो बड़े लोग हैं, जो पल्लवी पटेल अलग हो जाती हैं। तो यही बात है कि बीजेपी लोगों को संभालना जानती है। वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो लोगों को लगातार नाराज़ कर रहा है। खुद अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पप्पू यादव उनसे किस कदर नाराज़ है आप देख रहे हैं, और बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का एक बड़ा कद है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको इग्नोर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के मुकाबले इसीलिए इंडिया जो गठबंधन इस कमज़ोर है कि वो लोगों को संभाल नहीं पाता है, दलों को संभाल नहीं पाता है, और यही वजह है कि लगातार कमज़ोर होता हुआ नजर आता है। वाकई देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे दल हैं जो नाराज होते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए ने उन्हें बखूबी संभाल भी लिया। पशुपति पारस की आपने बात कही, तो पशुपति पारस किस तरीके से अब मानते हुए नजर आए हैं। लेकिन बात यहाँ पर अब कर ली जाए दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, विजय सिन्हा के बारे में। उनके सुर बदले हुए हैं मुकेश सहनी के लिए। सुनिए जरा मुकेश सहनी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी सबको गला लगाकर सबका साथ सबका विकास करती है। जातीय जहर के लहर के कहर ढाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। जाति के नाम पर लोग राजनीति करते हैं और अपने जात की उपेक्षा करते हैं। जब मौका मिलता है तो लोग टिकट बेचते हैं, अपने जात को टिकट नहीं देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता जवाब देगी। मैं बता दूं, हर जाति के लोग, जो जात की राजनीति करता है उस जाति के लोग पूछे, वो व्यक्ति अपने जाति के लिए, उसके मान सम्मान स्वाभिमान, उसके प्रतिभा बढ़ाने के लिए, उस गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस बीमार माँ बहनों के इलाज के लिए
उसके शादी ब्याह के लिए सामाजिक सुधार में उनकी क्या योगदान रही है। सीधे जात को उन्माद पैदा करेंगे, जात को उभारेंगे और जात के नाम पर राजनीति करके फिर मेवा खाने के लिए और सत्ता लोलुपता में सत्ता का भोग करने के लिए राजनीति जाति के प्रति समर्पित भाव से, सुधार के लिए और सेवा के भाव से और हर जाति की समरसता बढ़ाने के लिए राजनीति और लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है। लोकतंत्र में मेवा के लिए नहीं। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति की पार्टी नहीं है, हर जात का समान अधिकार है और समान अवसर है, सबको मौका मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी तो कमल का फूल लेकर चलता है। कमल का फूल हमेशा शांति का संदेश देता है, प्रेम, भाईचारा, सामाजिक समरसता बढ़ाता है। जिन खंजर भोंकने वाले लोग हैं, नरसंहार कराने वाले लोग हैं, जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उसी से जाके सत्ता के लिए गलबहियां किए हैं। जनता पूछेगी इनसे कि वही जंगल राज वाले जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, उस गुंडा राज वाले से क्यों गला मिला, क्यों छोड़कर भागा था। ये अवसरवादिता की राजनीति को बिहार की जनता और खास करके युवा नौजवान सबक सिखाने का यही अवसर है, यही समय है, सही समय है। फिलहाल देखा जाए मुकेश सहनी के वह विरोध में बातें रख रहे हैं कि किस तरह से मुकेश सहनी यहां पर धोखा देकर चले जाते हैं। अब आखिरी छोटा सा सवाल यहां पर यही बनता है कि आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी वाकई में धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। और ऐसे में अगर यहां पर उनकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो क्या धोखा अब तेजस्वी यादव को भी मुकेश सहनी से मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल धोखा और ये तमाम चीज़ें राजनीति का एक हिस्सा बन चुकी हैं। आप इसको ऐसा मत देखिए कि सिर्फ मुकेश सहनी ऐसा करने वाले हैं या ऐसा करते रहें, बल्कि अगर आप जब तमाम पार्टियों को खंगालेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। ना सिर्फ लोग मिल जाएंगे बल्कि दल मिल जाएंगे जो कल तक एक दूसरे की बुराई करते थे, कल तक एक दूसरे को खिलाफ बातें बोलते थे, लेकिन आज साथ में खड़े होते हैं। आपने देखा चिराग पासवान जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही थी तो क्या कहते हुए नजर आते थे कि उनके सामने बड़े ऑप्शन खुले हुए हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन और बेगूसराय में वो मंच पे भी नजर नहीं आते। तो ऐसे तमाम सारी संभावनाएं होती हैं, तमाम सारे कयास होते हैं, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे आपको क्या हासिल होने वाला है उसको लेकर सारी चीज़ें तय होती हैं। और देखिए कोई भी दुश्मनी जो राजनीति होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, दोस्ती भी हमेशा के लिए नहीं होती है। आज जो साथ है आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव के बाद भी वो आपके साथ रहेंगे। खुद बीजेपी भी ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि बीजेपी को अगर देखा जाए जिस तरह से अकाली दल उनके साथ थे आज उनके साथ नहीं है, शिवसेना उनके साथ थी आज उनके साथ नहीं है, जिस तरह से और भी तमाम सारे दल हैं, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी वो उनके साथ नहीं है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो समय के साथ तो साथ होते, लेकिन जैसे वो समय निकलता है वो अपने लिए एक अलग रास्ता चुनते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि मुकेश सहनी भी कुछ ऐसा करते हुए नजर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि वो ऐसा करते हुए नजर ना आए। वाकई अब आने वाले समय में देखना होगा कि एनडीए में मुकेश सहनी की वाकई में वापसी होती है या फिर नहीं, क्योंकि बीते कल ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुकेश सहनी अब उनके साथ हैं, लोकसभा चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब संकेत ये मिल रहे हैं कि मुकेश सहनी को उनके साथ होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुकेश सहनी के लिए जो सुर बदले हुए हैं दोनों ही डिप्टी सीएम के, कि आने वाले समय में क्या वाकई में मुकेश सहनी एनडीए के साथ ही नजर आएंगे या नहीं। इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।